नमस्कार, आप देख रहे हैं टीडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत कर लेते हैं बुलेटिन के इस वक्त की टॉप हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश और राजस्थान के दौरे पर। ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का करेंगे उद्घाटन, तो वहीं बांसवाड़ा में 1,22,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। नई दिल्ली में आज वर्ल्ड फूड इंडिया में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। फूड प्रोसेसिंग से जुड़े लगभग 26,000 लाभार्थियों को दी जाएगी ऋण आधारित सहायता। लद्दाख में हिंसक प्रदर्शन के लिए गृह मंत्रालय ने सोनम वांगचुक को ठहराया जिम्मेदार। उपराज्यपाल ने लोगों से की शांति की अपील। अमेरिकी इमिग्रेशन और कस्टम इन्फोर्समेंट के डलास स्थित फील्ड ऑफिस में फायरिंग, 1 की मौत, 2 घायल। और बांग्लादेश को 41 रन से हराकर एशिया कप के फाइनल में पहुंचा भारत। अभिषेक शर्मा ने 37 गेंद में बनाए 75 रन। रविवार को होगा खिताबी मुकाबला। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे और ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो 2025 का शुभारंभ करेंगे। ये शो 29 सितंबर तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो 2025 का उद्घाटन करेंगे। पीएम के मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत के विजन को आगे बढ़ाने की दिशा में यह व्यापार शो बड़ा कदम है। 29 सितंबर तक चलने वाले व्यापार शो में यूपी की विविध शिल्प परंपराओं, आधुनिक उद्योगों, मजबूत एमएसएमई और उभरते उद्यमियों को बड़ा मंच मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने आ रहे हैं। आप जानते हैं कि एफआईईओ के सहयोग से क्रेता विक्रेता मीट का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसके माध्यम से पूरे देश के क्रेताओं ने अपने उत्पाद के संबंध में विचार विमर्श करने का अवसर प्राप्त होगा। प्रदेश के उद्यमियों को नए बाजार में नई मार्केट तलाशने में भी उनको मदद मिलेगी। इस प्रकार की मीट से हमारे पूरे प्रदेश के जो एमएसएमई है उनको एक नया बाजार यहाँ से मिलेगा। व्यापार शो में रूस भागीदार देश के तौर पर शामिल होगा, जबकि 2400 से अधिक प्रदर्शकों की मौजूदगी इवेंट को और यादगार बनाएगी। हस्तशिल्प, वस्त्र, चमड़ा, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और आयुष जैसे क्षेत्र उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो 2025 का मुख्य आकर्षण होंगे। साथ ही इसमें उत्तर प्रदेश की समृद्ध कला, संस्कृति और व्यंजनों को एक ही छत के नीचे प्रदर्शित किया जाएगा। अनुमान है कि व्यापार शो के दौरान 2.25 लाख बिजनेस टू बिजनेस विजिटर और 4.5 लाख बिजनेस टू कंज्यूमर विजिटर आयोजन का हिस्सा बनेंगे, जिससे निर्यातकों, छोटे व्यवसायों और उपभोक्ताओं के लिए बड़े पैमाने पर अवसर उपलब्ध होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। उत्तर प्रदेश के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान जाएंगे और बांसवाड़ा में केंद्र और राज्य सरकार की 1,22,100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। पीएम 3 नई ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के बांसवाड़ा में 1,22,100 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। केंद्र और राज्य सरकार की इन परियोजनाओं से विकास को नई गति मिलेगी। पीएम माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखेंगे। इस पर 42,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। बांसवाड़ा में ये जो माही बांसवाड़ा राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट है हमारा, इसमें हम 700 मेगावाट के 4 इकाई लगा रहे हैं और ये टेक्नोलॉजी 700 मेगावाट की जो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर की टेक्नोलॉजी है, ये हमारा अपना टेक्नोलॉजी है। इट इज़ 100% इंडियन टेक्नोलॉजी। और जब कोई भी क्षेत्र में इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगता है
तो इस प्रोजेक्ट को लगाने के लिए जितने भी लोग आते हैं या जो भी फैसिलिटीज़ डेवलप होता है, ये सारे इस क्षेत्र के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करती है। पीएम राजस्थान में हरित ऊर्जा, विद्युत आपूर्ति, सड़क इंफ्रा, स्वास्थ्य, जल संसाधन और पीने के पानी की आपूर्ति से जुड़ी परियोजनाओं का उपहार देंगे। साथ ही पीएम राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के लिए पीएम कुसुम परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पीएम बीकानेर और दिल्ली कैंट के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, जोधपुर और दिल्ली कैंट के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन और उदयपुर सिटी चंडीगढ़ एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दिल्ली से राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर के लिए 2 वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांसवाड़ा में आयोजित कार्यक्रम से इन दोनों ट्रेनों को वर्चुअल तरीके से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। उससे पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज सुबह 6 बजे ट्रेन से पाली पहुंचे और पाली स्टेशन के विकास कार्यों का जायजा लिया। रेल मंत्री ने कहा कि बहुत जल्द जालोर पाली से होते हुए दिल्ली के लिए एक नई एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 में भाग लेंगे। इस अवसर पर वे उपस्थित लोगों को भी संबोधित करेंगे। वर्ल्ड फूड इंडिया का आयोजन 28 सितंबर तक किया जाएगा। इस दौरान खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र, खाद्य के क्षेत्र में स्थायित्व, पौष्टिक और जैविक खाद्य के उत्पादन में भारत की ताकत का प्रदर्शन किया जाएगा। वर्ल्ड फूड इंडिया में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण PMFME योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 2510 करोड़ रुपए से अधिक की सूक्ष्म परियोजनाओं के लिए लगभग 26,000 लाभार्थियों को 770 करोड़ रुपए से अधिक की ऋण आधारित सहायता प्रदान की जाएगी। अब बात डीडी न्यूज की खास सीरीज जन जन के प्रधानमंत्री की, जिसमें डीडी न्यूज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 11 सालों से चलाए जा रहे विभिन्न जन कल्याणकारी और लोकप्रिय योजनाओं का गहन विश्लेषण किया और उन योजनाओं का लेखा जोखा आपके सामने लेकर आया है। इस कड़ी में आज बात प्रधानमंत्री मोदी द्वारा विश्व को दिया गया संवाद और शांति के मंत्र की, जिसके तहत प्रधानमंत्री मोदी ने रूस यूक्रेन युद्ध से लेकर पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष तक में विभिन्न हितधारकों से संपर्क कर बातचीत के जरिए समाधान पर जोर दिया है। पीएम मोदी बार बार वैश्विक मंचों से इस बात को दोहराते रहे हैं कि यह युग युद्ध का नहीं है, बुद्ध का है, और उनके शांति के इन संदेशों का असर भी अब दिखने लगा है। युद्ध, हिंसा और मानवीय पीड़ा से जूझ रही दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार वैश्विक शांति का संदेश देते रहे हैं। हम उस देश के वासी हैं जिसने दुनिया को युद्ध नहीं, बुद्ध दिए हैं, शांति का संदेश दिया है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने वैश्विक मंचों पर शांति की जोरदार वकालत की है। प्रधानमंत्री ने यूक्रेन में जारी संघर्ष को लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत के दौरान कहा था कि ये युग युद्ध का नहीं है। मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं। डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र और अमेरिकी संसद जैसे अहम वैश्विक मंचों पर भी इसी बात को लगातार दोहराया, जिसका दुनिया में खूब स्वागत हुआ। Narendra Modi, le Premier ministre de l'Inde, a eu raison de le dire. L'heure n'est pas à la guerre. Elle est au sursaut collectif de nos pays souverains et égaux face aux défis contemporains. प्रधानमंत्री मोदी की यही भावना कुछ दिन बाद इंडोनेशिया में हुए G20 शिखर सम्मेलन के घोषणा पत्र में देखने को मिली। बाली घोषणा पत्र में कहा गया कि आज का युग युद्ध का नहीं बल्कि संवाद और सहयोग का होना चाहिए।
प्रधानमंत्री ने शुरुआत से ही भारत की शांति और अहिंसा की संस्कृति से प्रेरणा लेकर शांति का मार्ग अपनाने का मंत्र दिया है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिए गए शांति के संदेशों का बेहद नाजुक मौकों पर धरातल पर असर देखने को मिला है। बीते मार्च में पोलैंड के उप विदेश मंत्री ने बताया कि पीएम मोदी ने सफलतापूर्वक रूसी राष्ट्रपति पुतिन को यूक्रेनी संघर्ष में टैक्टिकल परमाणु हथियारों का इस्तेमाल न करने के लिए राजी कर लिया था, जो वैश्विक शांति के लिए बेहद अहम था। पश्चिम एशिया संकट के बीच भी पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत संवाद से समाधान का पक्षधर रहा है, चाहे वो इजराइल हमास संघर्ष हो या फिर ईरान इजराइल युद्ध। भारत ने सभी हितधारकों से लगातार संपर्क बनाए रखा और संवाद और कूटनीति पर लगातार बल दिया। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने महात्मा गांधी के अहिंसा के मूल्यों के जरिए वैश्विक सद्भाव का संदेश दिया। साथ ही भारत की अध्यक्षता में हुए G20 शिखर सम्मेलन के लिए आए तमाम वैश्विक नेताओं ने पूज्य बापू के इन मूल्यों के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए उन्हें एक साथ राजघाट पर श्रद्धांजलि अर्पित की थी। वैश्विक शांति और सद्भाव स्थापित करने की उनकी कोशिशों के चलते पीएम मोदी को 2018 में सियोल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में दुनिया भर में भारत को शांति के समर्थक और भरोसेमंद साथी के तौर पर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। मोदी सरकार ने कैबिनेट की बैठक में कल महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिसमें बिहार की कनेक्टिविटी पर खासा फोकस है। एक और जहां बिहार की रेल और सड़क परियोजना से जुड़े 2 फैसले लिए गए हैं, वहीं रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन के बोनस का ऐलान भी हुआ है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बिहार के विकास से जुड़े 2 बड़े और अहम फैसले लिए गए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पहले फैसले में बिहार के बख्तियारपुर, राजगीर, तिलैया एकल रेलवे लाइन खंड के दोहरीकरण को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने इसके लिए 2192 करोड़ की मंजूरी दी है। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 104 किलोमीटर की वृद्धि होगी। 4 बड़े जो हमारे सांस्कृतिक क्षेत्र हैं, राजगीर, नालंदा, पावापुरी, बोध गया जी मिला के ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक लाइन बनती है। पटना और गया जी की कनेक्टिविटी का एक बड़ा माध्यम ये बनेगा और नीचे झारखंड के साथ कनेक्टिविटी का भी इसमें बहुत बड़ा माध्यम बनता है। दूसरे फैसले के तहत 79 किलोमीटर लंबा साहेबगंज बेतिया खंड के तहत उत्तर बिहार में बेतिया, मोतिहारी और साहेबगंज से पटना तक फैले सड़क नेटवर्क को 4 लेन वाले राजमार्ग में उन्नत किया जाएगा। यह परियोजना उत्तर बिहार और पटना के बीच संपर्क में सुधार लाएगी और वैशाली तथा केसरिया जैसे बिहार के सभी प्रमुख बौद्ध स्थलों को भी जोड़ेगी तथा वाल्मीकि बाघ अभयारण्य तक पहुंच में सुधार लाएगी। बेतिया और साहेबगंज के बीच यात्रा का समय, जो वर्तमान में लगभग 2 घंटे का है, घटकर 1 घंटा रह जाएगा। इस पर करीब 3822 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। एक अन्य अहम फैसले के तहत रेलवे के गैर राजपत्रित कर्मचारियों को 78 दिनों के प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस का ऐलान भी कर दिया गया है। इसके लिए 1866 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, जिससे 10.9 लाख से अधिक रेल कर्मचारियों को बोनस मिलेगा। 78 डेज का 1866 करोड़ रुपीस का बोनस रेलवे के सभी कर्मचारियों को दिया जाएगा। करीब 10,90,000 कर्मचारी हैं जिनको इसका बेनिफिट मिलेगा। 10,90,000 कर्मचारियों को इसका बेनिफिट मिलेगा रेलवे का। इसके साथ ही देश भर के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 5000 पीजी सीटें बढ़ाए जाने को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही मौजूदा सरकारी मेडिकल कॉलेजों के बुनियादी ढांचे को बेहतर किया जाएगा। इसके साथ ही 5023 MBBS सीटें भी बढ़ाने को मंजूरी दी गई हैं। 5000 नए पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स का अप्रूवल कैबिनेट में मिला है और इसके लिए आउटले होगा 15,035 करोड़ रुपीस। 15,035 करोड़ रुपीस का इसके लिए आउटले होगा। ओवरऑल बेटर हॉस्पिटल्स, अपग्रेडेशन ऑफ मेडिकल कॉलेजेस, उनमें नए डिपार्टमेंट्स खुलना, नए डिसिप्लिन्स लाना, बेटर इक्विपमेंट लाना, बेटर मेडिकल टेक्नोलॉजीज लाना और AI का भी बहुत उपयोग किया जाएगा इन इम्प्रूविंग द मेडिकल एजुकेशन। जाहिर है मोदी सरकार एक के बाद एक अहम फैसले ले रही है, जिससे देश में विकास की रफ्तार को तेज किया जा सके और लोगों को बेहतर सुविधाएं मुहैया हों। शैलेंद्र मिश्र, DD न्यूज, दिल्ली।
यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी। MDH। पता है हेल्थ इंश्योरेंस आपकी फैमिली के लिए कितना जरूरी है? इतना जरूरी है कि भारत सरकार ने इस पे GST पूरी तरह से हटाकर 0 कर दिया है। पॉलिसी बाजार पर अब 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। policybazaar.com। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिल्ली स्थित अशोक होटल में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण का शुभारंभ किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने ई-फिलिंग पोर्टल लॉन्च किया और GST सुधारों के लिए GST परिषद के सदस्यों का धन्यवाद किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने नीति निर्माण के केंद्र में नागरिक देवो भव को रखा है। Generation of GST reforms will be launched well before Deepavali. I thank the GST Council members, literally every one of them, the ministers from the various states. We had the Prime Minister speak and he used a very endearing slogan, I think, which will run in all our consciousness, Nagrik Devo Bhava. We have always heard and we believe in, as India, we believe in Atiti Devo Bhava. But here for a policy maker who called himself as the first servant of the country and not so much the Prime Minister himself, he put the citizen at the center of policy making, and therefore in the context of the next GST reforms, he said Nagrik Devo Bhava. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि GST में हुए बदलावों के कारण ऑटोमोबाइल सेक्टर में बुकिंग में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। Early report in the media pointed to the unprecedented sales and bookings in the first 2-3 days of this Bachat Utsav. This surge is actually built on decade of steady reforms. It is just announced to be implemented from 22nd September, but the policies which prompted deeper localization and steady economy, which aids capacity needed for scale, quality and resilience. These capabilities are now power products of the world with rising exports of vehicles and components. The foundation is ease of doing business. निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्रीय और राज्य GST विवादों का निपटारा अब एक ही स्थान GSTAT पर होगा। इससे करदाताओं के जीवन को आसान बनाने में मदद मिलेगी। The GSTAT matters, which is getting launched today. Ease of living for taxpayers. GSTAT is a natural extension of this reform arm or reform arc, as you would like to say. It's an important advance for ease of doing business and a vital forum for justice. First time, therefore, central and state GST disputes meet on a common platform and are adjudicated together. That is the unique quality of the GSTAT for a nation which wanted to have one tax, one market. Now you also have one adjudicating body which is going to deliver justice for everybody, be it in the state or at the center. इस दौरान केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि दिसंबर महीने में नई दिल्ली में एक अपीलीय निकाय नागरिकों की सहायता के लिए आयोजित किया जाएगा। One principal bench in New Delhi and multiple state benches across the country, and importantly, the selection process itself is being directly monitored by the Honorable Supreme Court. So I think this has the best of everything that Indian jurisprudence can offer, best of everything that the judicial administration can offer, and best of everything that cooperative federalism can ask for. 31 states benches across 45 locations will make it truly accessible
to taxpayers everywhere. Taxpayers will be able to file their appeals, track progress, and even attend hearings virtually. The limitation period for legacy appeals extends till 30th June 2026. Hearings are expected to commence by December this year. सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन इन दिनों दक्षिण कोरिया की आधिकारिक यात्रा पर हैं। उन्होंने सियोल स्थित भारतीय दूतावास में एक विशेष सामुदायिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भारतीय छात्र और पेशेवर उपस्थित रहे। इस मौके पर डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि भारत से हजारों किलोमीटर दूर रहकर भी प्रवासी भारत की प्रगति में योगदान दे सकते हैं। ये कार्यक्रम भारतीय समुदाय के उस गहरे जुड़ाव का प्रतीक बना जो भारत और कोरिया के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को और सुदृढ़ बना रहा है। Our Honorable Prime Minister is leading this country and towards the Viksit Bharat is a third constructive time. This is the history. We are witnessing how the development activities are taking place. Before 2014, it was how the nation was there. There was paralysis of the policy making. There was the huge corruption. So while we speak about Viksit Bharat, we'll see two sides. One is our nation's infrastructure, country's basic infrastructure, and another one side social infrastructure, society's infrastructure. इसलिए our Prime Minister concentrated सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ऑपरेशन सिंदूर विक्ट्री। लेह में कल हुई हिंसक झड़पों के बाद प्रतिबंधों का पालन करते हुए अब स्थिति नियंत्रण में है। बीती रात में कोई अवांछित घटना नहीं हुई है। इस बीच लेह के उपायुक्त डोमेल सिंह डोंक ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के साथ देर रात मीडिया को स्थिति की जानकारी दी। उन्होंने सभी से शांति बनाए रखने के और BNSS 2023 के तहत प्रतिबंध आदेश का पालन करने की अपील की। वहीं कल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए इस स्थानीय कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के उकसावे का नतीजा बताया। दरअसल भीड़ ने कल सरकारी कार्यालयों और एक राजनीतिक दल के दफ्तर में आगजनी की, सुरक्षा कर्मियों पर हमला किया और वाहनों को नुकसान पहुंचाया। इस घटना में 30 से ज्यादा पुलिस और अर्धसैनिक बल घायल हुए हैं। आत्मरक्षा में पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। सरकार ने लोगों से पुराने और भड़काऊ वीडियो मीडिया और सोशल मीडिया पर प्रसारित न करने की अपील की है। सरकार का कहना है कि वांगचुक की छठी अनुसूची और राज्य के दर्जे की मांग पहले से ही उच्चाधिकार प्राप्त समिति के एजेंडे में शामिल है। अब तक HPC की बैठकों में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण 45% से बढ़कर 84% करने, परिषदों में महिलाओं को 1/3 आरक्षण देने और भोटी और पुर्गी को आधिकारिक भाषा घोषित करने जैसे अभूतपूर्व परिणाम दिए गए हैं। साथ ही 1800 पदों पर भर्ती भी शुरू हो चुकी है। सरकार ने दोहराया कि वह लेह और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस से संवादरत है और 6 अक्टूबर को HPC की अगली बैठक प्रस्तावित है। लद्दाख के उपराज्यपाल ने हिंसा की निंदा की है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। हम जानते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी बात कहने का सभी को हक है, लेकिन कुछ दिनों से जिस प्रकार से लोगों को भड़काया जाना, नेपाल और बांग्लादेश के साथ उसकी तुलना करना, कुछ लोग हम आने वाले समय में आग लगा देंगे, ये कर देंगे, पॉलिटिकल पार्टीज के ऑफिस को करेंगे, लोगों के घरों में जाकर के उनको मारेंगे, ये कौन सा तरीका है? इस प्रकार के जो तरीके हैं, इसको हम लोकतंत्र की व्यवस्था के खिलाफ मानते हैं। मैं शांति व्यवस्था की दोबारा से अपील करता हूं। नवरात्र यानी 9 रातों का वो पर्व जिसमें मां दुर्गा का अपार आशीर्वाद बरसता है। सच्चे मन से जो मांगे वही मुराद पूरी होती है और हर खाली झोली खुशियों से भर जाती है। 9 दिनों तक चलने वाले इस खास पर्व के दौरान दिल्ली में मौजूद कालका मंदिर की रौनक भी देखते ही बन रही है। देवी काली को समर्पित ये मंदिर यूं तो हर मौसम में भक्तों से गुलजार रहता है, लेकिन नवरात्र में यहाँ अलग ही धूम दिखती है। देवी दुर्गा के कालका अवतार को समर्पित इस मंदिर की सजावट इस बार भी भव्य है। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री आशीष सूद ने भी आज कालका मंदिर पहुंचकर मां के दर्शन किए। खेल की खबरों का रुख करेंगे। भारत ने क्रिकेट एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है। कल खेले गए सुपर 4 के मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को करारी हार
दिए और ऐसे में बांग्लादेश को 41 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारत ने रविवार को होने वाले फाइनल के लिए अपना स्थान अब पक्का कर लिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 168 रन बनाए। भारत की तरफ से अभिषेक शर्मा ने 37 गेंद में 75 रन की धुआंधार पारी खेली। जवाब में बांग्लादेश की टीम ने 19 ओवर और 3 गेंद में 127 रन बनाकर आउट हो गई। 75 रन बनाने वाले और साथ ही 2 कैच भी लेने वाले अभिषेक शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आज दूसरे फाइनलिस्ट का फैसला होगा। आज पाकिस्तान और बांग्लादेश का मुकाबला है और जो भी टीम ये मैच जीतेगी वो फाइनल में पहुंचेगी। भारत की आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद कई ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने अपने बूते समाज को बदलने की पूरी कोशिश की। उन्हीं महापुरुषों में से एक थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिनकी आज जयंती है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और अन्य नेताओं ने उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखने वाले हैं नया सवेरा, मेरे और मेरी सहयोगी संध्या शर्मा के साथ। दीजिए अनुमति। नमस्कार।